दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। इसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अत्यंत संक्षेप में शामिल किया है ताकि आप कम समय में इनको रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक रूप से ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। दोस्तों, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, लेकिन वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न ही सरकारी सेवक है। यहाँ पर देखिए, इस बच्ची के मन में दिमाग आता है, प्रश्न आता है कि वह कौन है जो सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन किसी भी सदन में बोल सकता है और मत नहीं दे सकता है। तो देखिए, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। इसके अलावा महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं और अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, पद धारण करता है और महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्रवाई में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। देखिए, महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा किए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के मासिक वेतन, क्योंकि यहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रतिमाह, राज्यपाल का 3,50,000 रुपये प्रतिमाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये प्रतिमाह, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का 2,25,000 रुपये प्रतिमाह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 2,50,000 रुपये और मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन होता है। महान्यायवादी के बाद आइए देखते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का होता है।
जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली यानी संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वो भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उसे उसी रीत यानी साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। अब आइए देखते हैं भारत की संचित निधि से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई राशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्या होते हैं देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और अन्य व्यय, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता और पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो होती है दोस्तों, ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्यों की संचित निधि पर नहीं। यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आकस्मिकता निधि क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है, और आकस्मिकता निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में उपबंध हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। दोस्तों, राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आइए देखते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का कार्यपाल राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसके अलावा देखिए, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 में ही इसकी व्यवस्था है। और संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, चार्ट के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल की मदद से कार्यों को संपादित करता है। राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तें क्या है? तो दोस्तों, शर्तें ये हैं कि अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, उसे लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए, और कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है अनुच्छेद 156(1) के तहत,
और वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल जो है संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल का वेतन, तो दोस्तों राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रतिमाह है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाता है। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और संघ शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल पद शब्द की व्यवस्था है। तो कौन कौन से राज्य हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। यहाँ पर राज्यपाल पद के स्थान पर जो है उपराज्यपाल पद की व्यवस्था है। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर शब्द की व्यवस्था है। दोस्तों पंजाब का जो राज्यपाल होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। अब आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य। कार्यकारी शक्तियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राज्यपाल द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तथा राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। अब आइए देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित और सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है और यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित या अनुमोदित नहीं होता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब आइए देखते हैं न्यायिक शक्तियों के संबंध में। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उस पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राज्य के या राज्यपाल जो है मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों पर आते हैं तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता।
राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि बजट कहते हैं, प्रस्तुत करवाता है अनुच्छेद 202 के तहत। और राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है और वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों को देखते हैं। जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 लागू करने का परामर्श देता है। अब आइए राज्यपाल के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये स्टार इसको मैं कर रहा हूँ। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जब किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन और विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने का जो है ये आपका महत्वपूर्ण कड़ी होता है। अब आइए राज्य विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदनों वाले राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 6 राज्य 31 अक्टूबर 2009 से प्रभावी 6 राज्यों में, याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश है आपका, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषदें हैं। तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषदें हैं। विधान परिषद, दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है 169 बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है और यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ये 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं।
दोस्तों विधान परिषद के जो सदस्य हैं अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना पद त्याग करते हैं, यानी विधान परिषद के सभापति को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो उपसभापति को संबोधित करके देगा और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित पत्र के माध्यम से देता है। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इस आशय की लिखित सूचना 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। अब विधान परिषद के बाद आइए जानते हैं विधानसभाओं के बारे में। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है और विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष के पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है और विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सदस्य हैं, जबकि न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य, ये न्यूनतम विधानसभा सदस्यों के मामले में अपवाद हैं। यहाँ पर देखिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर दी गई है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटें, तेलंगाना में 119, अरुणाचल में 160, असम में 126, बिहार में 243 और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। गोवा में दोस्तों देखिए गोवा में 40 विधानसभा सीटें, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटक में देखिए 223 है, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230 और महाराष्ट्र में 288। इसी प्रकार मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60, उड़ीसा में 146, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में सबसे कम 32 विधानसभा सदस्य हैं या विधानसभा सीटें, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। इसी प्रकार दोस्तों त्रिपुरा में 60 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जिसमें सामान्य की 317, 84 अनुसूचित जाति और 2 जो हैं अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 3931 विधानसभा सीटें हैं पूरे भारत में। इसके अलावा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 83 और 24 हैं, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें, पुडुचेरी में 30, तो ये पूरी संख्या मिलाकर 4138 हो जाएगी। जम्मू कश्मीर और विधानसभा की 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित रखी गई हैं और एक सीट जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। जम्मू कश्मीर में एक सीट, जम्मू कश्मीर में नहीं दोस्तों, सिक्किम में एक सीट जो है ये बौद्ध भिक्षु के लिए आरक्षित है। अब देखिए विधानसभा के सदस्य जो होते हैं अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वो कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत दे सकता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। और विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है, यानी विधानसभा की बैठक के लिए विधानसभा के जो सदस्य हैं कुल सदस्यों का 1/10 इसकी गणपूर्ति का कोरम होता है। आइए देखते हैं विधानमंडल के कार्य और शक्तियां। तो विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास उत्पन्न होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सदन के पटल पर रखा जाता है।
इसके अलावा धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद ही विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है और यदि विधान परिषद द्वारा कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अगला है दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। राष्ट्रीय प्रतीक सबसे पहले जानते हैं। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है और इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद कर लीजिए। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको स्वीकार किया गया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। अगला है दोस्तों राष्ट्रगीत। तो भारत का राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है। इसको राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसको सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रध्वज के निर्माण या राष्ट्रध्वज का वर्तमान स्वरूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में 3 रंग शामिल हैं। केसरिया रंग साहस और शौर्य का प्रतीक है। बीच में जो सफ़ेद रंग है धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का, और हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग में 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। और हमारे राष्ट्रध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और इसका पहला महीना चैत्र आता है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस, और मोर जिसका कि जो वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन यानी सूस को मान्यता प्रदान की गई है और हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु या नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में दर्जा दिया गया है। अब आइए देखते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पंचायती राज का मतलब क्या होता है? तो स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति जो है पंचायती राज इसको कहा जाता है। और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान उल्लिखित है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अड़ तक 11वीं सूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया और इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अड़ तक और 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के
त्रिस्तरीय ढांचे यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर नहीं है, वहां पर खंड स्तर या मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन न करने की छूट है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पंचायती राज से संबंधित समितियाँ, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और या तो इनका क्रम पूछा जाता है या फिर मिलान के लिए। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई, अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में गठित की गई। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। पंचायतों के बाद आइए देखते हैं नगर पालिकाओं से संबंधित प्रश्न। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे पहले 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं संचित निधि से संबंधित प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में याद रखिएगा संचित निधि की व्यवस्था है और इस निधि से संसद की अनुमति के बाद ही धन की निकासी की जा सकती है। राष्ट्रपति समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी राष्ट्रपति समेत अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते संचित निधि से ही दिए जाते हैं। आकस्मिक निधि, तो अनुच्छेद 267 के अनुसार एक आकस्मिक निधि भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इस निधि से निकासी की जा सकती है। अब आइए देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में किया गया है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख है। इसके अलावा देखिए, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है और वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक वित्तीय संबंधों का, केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? तो संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 98 हैं और कहीं कहीं 100 भी आता है। 100 विषय, 100, 61 और 52। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में इस सूची में 98 विषय हैं जिनमें रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु, जल और परिवहन तथा नागरिकता हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडलों का है। मूल रूप में इस सूची में 66 विषय से वर्तमान में 59 हैं। इसमें कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन है। समवर्ती सूची, इन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों कानूनों में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होता है। मूल रूप में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। इसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं। अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे तो संसद उस पर विधि बना सकती है, लेकिन इस प्रकार की विधि केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। इस विधि को 1 वर्ष के बाद कई बार बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अथवा राष्ट्रीय शासन के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अंतर्राज्यीय संबंध, तो दोस्तों अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 262 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय नदियां के जल के बंटवारे से संबंधित जो है ये प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 263 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख काम क्या होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बार स्थापना 1990 में की गई थी। प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में कम से कम 3 बार आयोजित की जाती है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग की स्थापना की गई है। और नीति आयोग को आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। दोस्तों नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी परामर्श देता है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको शॉर्ट में एनडीसी कहा जाता है, एनडीसी एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त आयोग को देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें 280 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसके लिए एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और देखिए 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए 15 वित्त आयोग अभी तक बने हैं उनके नियुक्ति वर्ष, अध्यक्ष और कार्यकाल। देखिए पहला जो है 1951 में नियुक्त किया गया था, के.सी. नियोगी इसके अध्यक्ष थे और इसका कार्यकाल 1952 से 57 था। दूसरा वित्त आयोग 1956 में के संथानम की अध्यक्षता में 1957 से 1962 कार्यकाल था। तीसरा वित्त आयोग 1960 में ए.के. चंदा की अध्यक्षता में और इसका कार्यकाल 1962 से 66 था। चौथा वित्त आयोग 1964 में पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसका कार्यकाल 1966 से 69। पांचवा वित्त आयोग 1968 में महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 1969 से 1974 इसका कार्यकाल था। छठवां वित्त आयोग 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में ये 1974 से 1979 इसका कार्यकाल था। सातवां वित्त आयोग जे.पी. सैलेट की अध्यक्षता में इसका कार्यकाल 1979 से 1984 था। और आठवां वित्त आयोग 1982 में गठित किया गया था। वाई.पी. चौहान इसके अध्यक्ष थे और 1984 से 1989 इसका कार्यकाल था।
देखिए, 9वां वित्त आयोग 1987 में गठित किया गया, NKP साल्वे की अध्यक्षता में। इसका कार्यकाल 1989 से 1995 था। 10वां वित्त आयोग 1992 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष KC पंत थे। इसका जो कार्यकाल था 1995 से 2000। 11वां वित्त आयोग दोस्तों 1998 में गठित किया गया, AM खुसरो की अध्यक्षता में। 2000 से 2005 इसका कार्यकाल था। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठित किया गया, डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में। 2005 से 2010 इसका कार्यकाल था। 13वें वित्त आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी, विजय L केलकर की अध्यक्षता में। 2010 से 2015 इसका कार्यकाल था। 14वां वित्त आयोग 2013 में YV रेड्डी की अध्यक्षता में। 2015 से 2020 इसका कार्यकाल था। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी, NK सिंह की अध्यक्षता में, और इसका कार्यकाल 2020 से 2025 है। अब आइए देखते हैं लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को है दोस्तों। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो ये होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष होता है। तो अंतर देखिए, जो केंद्रीय लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 315(2) इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है, लेकिन संयुक्त आयोग जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बनता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में 3 हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। और देखिए, राज्यों में जो चुनाव होते हैं, राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नहीं। तो याद कर लीजिए, पंचायत और निगम चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। यहाँ पर देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। और अनुच्छेद 326 देखिए,
226 इसके तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों, वर्तमान में एक प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या 8 है। देखिए, राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई हंसिया और बाली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम हंसिया हथौड़ा और तारा। छठवां है एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका चिन्ह जो है घड़ी है। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी जोड़ा फूल, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी ये इसका जो है पुस्तक है। दोस्तों, 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा लेटेस्ट नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थीं, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक था। अब आइए देखते हैं संविधान के कुछ अस्थायी विशेष उपबंधों के बारे में। संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति से घोषणा किया कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान जो हैं प्रवर्तन में नहीं रहेंगे। निम्नलिखित प्रावधानों को छोड़कर 370 जो है समय समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत मूल रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया था और इसको अब समाप्त कर दिया गया है विशेष उपबंध को। अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये राज्यों का क्रम जो है आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए, 370 अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए थे, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में उपबंध हैं। अब अनुच्छेद 371 का नागालैंड, अनुच्छेद 371 का असम, अनुच्छेद 371 का मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ ये है आंध्र प्रदेश, अनुच्छेद 371 अंग आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 371 च के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 6 के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश, 371 झ में गोवा राज्य के संबंध में और 371 ई में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। जम्मू कश्मीर के संबंध में जो 370 के द्वारा अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष उपबंध किया गया था, ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रवर्तन में नहीं है और अब जम्मू और कश्मीर पर जो है भारत के अन्य राज्यों की तरह ही सभी नियम लागू होंगे। जम्मू कश्मीर को दोस्तों जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका शासन अब कर दिया गया है। अब आइए लास्ट में देखते हैं दोस्तों संविधान के प्रमुख संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 है। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 है, जिसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत का गठन किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।
11वां संविधान संशोधन 1961 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, ये महत्वपूर्ण है। 11वां संशोधन 1961। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा दोस्तों गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। 14वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़कर 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद संविधान के किसी भी हिस्से में यानी मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। 31वां संविधान संशोधन 1973 इसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये 1975 का है और सिक्किम को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, तो दोस्तों ये संविधान में लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। भाग 4 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति दी गई और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, इसके द्वारा संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी नागरिकों के मताधिकार करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम देखिए 1991, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया और इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आप जानते हैं 1992, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए यानी 2026 तक रोक लगा दी गई। और एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21 के तहत राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 51 के तहत इसी से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई तथा जिसके तहत राज्य को सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 91वां संशोधन अधिनियम 2003
इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद में भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं होगी। 92वां या 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस तरह से जहां मूल रूप में पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 3 संशोधनों के द्वारा इनकी संख्या 22 हो गई। 97वां संशोधन अधिनियम 2011, तो इसके द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया और सहकारी समितियां नाम का एक नया भाग 9ख जोड़ा गया। करंट में जो संशोधन है, देखिए 100वां संशोधन अधिनियम 2015, यह भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां यानी 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण। 101वां संशोधन 2016, वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी संपूर्ण देश में लागू हुआ। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और लेटेस्ट संशोधन जो कि 104वां संविधान संशोधन है, इसके बाद अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है, ये है 104वां संशोधन अधिनियम 2019। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन कर दिया गया है। जैसे लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था, उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपीपीसीएस आदि के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इसको दोस्तों आप इनमें आए प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और संभावित हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।